एक फॉर्मर आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे एक किताब लिखते हैं। किताब अप्रैल 2024 में पब्लिश होनी थी लेकिन हो नहीं पाई। कारण रक्षा मंत्रालय की समीक्षा में किताब फंसी हुई है। तो साहब, एक पूर्व आर्मी चीफ ने ऐसा क्या लिख दिया कि इतने लंबे समय तक किताब समीक्षा में ही फंसी हुई है। अच्छा, इस किताब को लेकर सदन के अंदर गजब का खेल हो गया। एलओपी राहुल गांधी ने जिद पकड़ ली कि उस किताब के एक अंश को पढ़ेंगे। दूसरी तरफ से गृह मंत्री ने कहा, ना भाई, ये तो नहीं हो सकता, किताब पब्लिश नहीं हुई है, ऐसे कैसे पढ़ लोगे। कुल मिलाकर पूरा ड्रामा एक अंश को पढ़ने और ना पढ़ने देने की जिद के कारण सदन में हुआ। ऐसा क्या था किताब में कि राहुल ने पढ़ने की जिद कर दी, या यूं कहिए कि सत्ता पक्ष ने ना पढ़ने देने की जिद की। चीन कहां तक घुसा, कहां तक नहीं घुसा, चीन के सामने डिसाइसिव समय में हमारी सरकार ने सेना से क्या कहा, क्या राष्ट्रवाद की गूंज इसलिए जोर शोर से सुनाई देती है क्योंकि असल कॉन्टेक्स्ट में राष्ट्रवाद मिसिंग है। ये सब सवाल जरूरी हैं, ये सब न्यूज जरूरी है क्योंकि दिस इज द न्यूज दैट मैटर्स। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। जब राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए तो उनके हाथ में पूर्व जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का एक अंश था। न कोई गोपनीय दस्तावेज, न कोई लीक हुई फाइल। राहुल गांधी ने संसद में कहा कि वो ये अंश संसद में पढ़ना चाहते हैं। पूरी किताब की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक अंश की बात हो रही है जो पहले ही पब्लिक डोमेन में मौजूद है। कैरवान मैगजीन इसे अपने एक लेख में छाप चुका है। जैसे ही राहुल गांधी ने यह अंश पढ़ना शुरू किया, राजनाथ सिंह मैदान में कूद गए, उसके बाद अमित शाह, फिर पूरी सत्ताधारी पार्टी। आखिर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं। राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया और उन्हें यह अंश पढ़ने से रोक दिया गया। माहौल ऐसा बना दिया गया मानो कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का भेद खोला जा रहा हो। राहुल गांधी की स्पीच को रोकने के पीछे कारण दिया गया, यह किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है, इसलिए इसका हवाला नहीं दिया जा सकता। तो फिर ये जानिए कि भाई पब्लिश हुई क्यों नहीं किताब। क्योंकि सरकार ने इसे पब्लिश होने नहीं दिया। दरअसल जनरल नरवणे की ये किताब अप्रैल 2024 में पेंगुइन से पब्लिश होने वाली थी, हो न सकी। कारण रक्षा मंत्रालय की समीक्षा में फंसी हुई है और फिर उसी आधार पर संसद में कहा जा रहा है कि चूंकि किताब पब्लिश नहीं हुई है इसलिए उस पर बात नहीं हो सकती। ये तर्क नहीं, चक्रव्यूह है। पहले समीक्षा के नाम पर किसी किताब को रोको, फिर जब कोई उसके अंश की बात करे तो कह दो, अरे ये तो पब्लिश ही नहीं हुई, ऐसे कैसे इसके बारे में बात कर सकते हो, ऐसे कैसे इसका रेफरेंस दे सकते हो। मतलब किताब में कुछ तो शायद ऐसा है जो असहज करने वाला है। अब जरा उस हिस्से पे आते हैं जिसे राहुल गांधी लोकसभा में पढ़ना चाहते थे। आखिर ऐसा उस अंश में था क्या जिसने सरकार को बेचैन किया। जनरल नरवणे की किताब के उस हिस्से में दरअसल 31 अगस्त 2020 की रात की एक स्टोरी बताई गई है। इस रात भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी को रात 8:15 पर एक फोन कॉल आता है। फोन पर उन्हें जानकारी मिलती है कि इन्फेंट्री के सपोर्ट से 4 चीनी टैंक पूर्वी लद्दाख में रेचिनला की ओर एक खड़ी पहाड़ी के रास्ते आगे बढ़ने लग रहे हैं। जोशी ने इस मूवमेंट की जानकारी आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को दी। नरवणे ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझ लिया। चीनी टैंक कैलाश रेंज पर भारतीय ठिकानों से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर थे। ये एक रणनीतिक तौर पर ऊंची जगह है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। इस इलाके में ऊंचाई का हर मीटर रणनीतिक दबदबे में बदल जाता है। भारतीय सैनिकों ने एक इल्यूमिनेटिंग राउंड फायर किया जो एक तरह की चेतावनी थी। इसका कोई असर नहीं हुआ, चीनी आगे बढ़ते रहे। इसके बाद नरवणे ने भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए राजनेताओं और अफसरों को फोन करना शुरू कर दिया, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल थे। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में नरवणे लिखते हैं, मेरा हर किसी से एक ही सवाल था, मेरे लिए क्या आदेश है। स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी और साफ आदेश की जरूरत थी। मौजूदा प्रोटोकॉल के मुताबिक आर्मी जब तक ऊपर से मंजूरी ना मिले तब तक गोली नहीं चला सकती है, इसके लिए बाध्य होती है वो। इसी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लगभग 1 घंटा बीत गया लेकिन ऊपर से कोई साफ आदेश आया ही नहीं। अब रात के 9:10 हो रहे थे। जनरल नरवणे के पास लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने फिर से फोन किया। चीनी टैंक आगे बढ़ते हुए दर्रे से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर रह गए हैं।
इसी अपडेट को देते हुए रात 9:25 पर नरवणे ने राजनाथ सिंह को एक बार फिर से फोन किया और स्पष्ट निर्देशों के लिए पूछा, लेकिन कोई निर्देश, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिला। इसी बीच चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी कमांडर यानी पीएलए कमांडर मेजर जनरल लियू लिन का एक मैसेज आया। उसने हालात को शांत करने का एक प्रस्ताव दिया, दोनों पक्षों को आगे बढ़ना बंद कर देना चाहिए और अगले दिन सुबह 9:30 पर स्थानीय कमांडर अपने 3 प्रतिनिधियों के साथ मिलेंगे। ये प्रस्ताव ठीक लग रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि कोई रास्ता निकल रहा है। रात 10 बजे नरवणे ने यही मैसेज देने के लिए राजनाथ सिंह और डोभाल को फोन किया। इसके 10 मिनट बाद नॉर्दर्न कमांड ने जनरल नरवणे को फोन करके बताया कि चीनी टैंक रुके नहीं हैं, वे अब टॉप से सिर्फ 500 मीटर दूरी पर थे। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने नरवणे से कहा कि चीनी सेना को रोकने का एकमात्र तरीका हमारी अपनी मीडियम आर्टिलरी से फायरिंग करना है, जो तैयार थी और आदेश का इंतजार कर रही थी। पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्टिलरी की लड़ाई आम बात थी, जहां डिविजनल और कोर कमांडर्स के ऊपर किसी से पूछे बिना हर दिन सैकड़ों राउंड फायर करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन यह चीन था, यहां बात अलग थी। पीएलए के साथ आर्टिलरी की लड़ाई बहुत नाजुक स्थिति में बदल सकती थी। मेरी स्थिति नाजुक थी, नरवणे लिखते हैं। एक तरफ कमांड था जो सभी संभावित तरीकों से फायरिंग शुरू करना चाहता था और दूसरी तरफ एक सरकारी कमेटी जिसने अभी तक स्पष्ट आदेश नहीं दिए थे। कमेटी को लिटरली मत लीजिए। इनके बीच नरवणे फंसे हुए थे। सेना मुख्यालय के ऑपरेशन रूम में विकल्पों पर विचार किया जा रहा था और उन्हें खारिज किया जा रहा था। पूरा नॉर्दर्न फ्रंट हाई अलर्ट पर था। टकराव की संभावित जगहों पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन फैसले का पॉइंट रेचिन ला था। राजनाथ सिंह, जिन्होंने नरवणे से कॉल बैक करने का वादा किया था, उनका कॉल अभी तक आया नहीं था, जिसके चलते नरवणे ने रक्षा मंत्री को एक बार फिर से फोन किया, लेकिन फिर से कोई रिस्पांस नहीं मिला। समय बीतता जा रहा था। हर मिनट चीनी टैंक टॉप पर पहुंचने से 1 मिनट आगे आ रहे थे। राजनाथ सिंह ने रात 10:30 बजे वापस फोन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी, जिनके निर्देश एक ही वाक्य में थे, जो उचित समझो वह करो, यानी जो आपको ठीक लगे वो करो। यह पूरी तरह से एक सैन्य फैसला होने वाला था। मोदी से सलाह ली गई थी, उन्हें ब्रीफ किया गया था, लेकिन उन्होंने फैसला लेने से मना कर दिया। नरवणे याद करते हैं कि मुझे एक गर्म आलू पकड़ा दिया गया था और पूरी तरह जिम्मेदारी मुझ पर थी। अब साहब, ये वो अंश है जिसे राहुल गांधी को पढ़ने नहीं दिया गया। कारण शायद यह अंश फर्जी राष्ट्रवाद को उजागर करता है। जब भी पाकिस्तान के साथ कोई झड़प होती है, सरकार सबसे आगे खड़ी दिखाई देती है। एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक, तुरंत क्रेडिट लेने की होड़ लग जाती है। पोस्टर छपते हैं, होर्डिंग लगते हैं। चुनावी भाषणों में सेना की कार्रवाई को एक महान नेता की दूरदर्शिता का नतीजा बताया जाता है। ऑपरेशंस के नाम गढ़े जाते हैं, टीवी स्टूडियो जश्न में डूब जाते हैं और सेना की बहादुरी को सत्ता की ताकत में बदल दिया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे मामलों में हमने देखा कि कैसे सैन्य कार्रवाई को चुनावी औजार बना दिया गया। सैनिकों की वर्दी, उनके हथियार, उनकी शहादत, सब कुछ प्रचार सामग्री बना दिया गया। संदेश, देश सुरक्षित है क्योंकि एक मजबूत नेता है। सेना का श्रेय सेना को नहीं, सत्ता के शिखर पर बैठे एक महामानव को दे दिया गया। लेकिन चीन के मामले में वही सरकार अचानक बेहद सतर्क हो जाती है। यहाँ ना पोस्टर लगते हैं, ना छाती ठोककर भाषण दिए जाते हैं। लाल आंख दिखाने वाले पोस्टर फोटोशॉप तक ही सीमित रह जाते हैं। फील्ड में हर तरफ मास्टर स्ट्रोक लगाने वाले निर्णय के नाम पर कहते हैं, जो ठीक समझो वो करो, यानी पूरा बोझ सेना पर डाल दो और खुद किनारे हो जाओ। नरवणे की किताब इसी दोहरे मापदंड को बेनकाब करती है। जब यह सच सामने आने लगता है तो किताब रोक दी जाती है, संसद में पढ़ना मना कर दिया जाता है। मनोज मुकुंद नरवणे उसी दौर के थल सेनाध्यक्ष रहे हैं जब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सैन्य टकराव हुआ था, जब गलवान हुआ, जब कैलाश रीन, रेचिनला, पेंगोंग ये नाम अचानक देश की सुर्खियों में आए। यानी जो कुछ उन्होंने लिखा है वो किसी थ्योरी या अंदाजे पर नहीं, अनुभव पर आधारित है। इस किताब में कोई नारेबाजी नहीं है, न 56 इंच है, न घर में घुसकर मारा वाला जोश। बस ये बताया गया है कि जमीन पर हालात कितने नाजुक थे और ऊपर बैठा राजनीतिक नेतृत्व कितना असमंजस में था। यही सरकार के नैरेटिव के फ्रेम में शायद फिट नहीं बैठता। ये किताब विपक्ष की नहीं है, किसी एक्टिविस्ट की नहीं है, सरकार जिन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग बताती है उनकी भी नहीं है। ये किताब सेना के सबसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति की है। अगर वही ये लिख दे कि
कि निर्णय घड़ी में साफ राजनीतिक निर्देश नहीं मिले तो फिर टीवी डिबेट्स में बोले गए सारे राष्ट्रवादी जुमले खोखले लगने लगेंगे। शायद यही वजह है कि इस किताब में से कैरवान मैगजीन द्वारा छापा गया एक अंश भी राहुल गांधी को संसद में नहीं पढ़ने दिया गया। डर इस बात का है कि कहीं ये साफ ना हो जाए कि जिस दौर को सरकार मजबूत नेतृत्व का दौर बताती है, उसी दौर में सेना को सबसे ज्यादा असमंजस में अकेला छोड़ दिया गया था। युद्ध के नाम पर वोट मांगने वाली असली टकराव के वक्त जिम्मेदारी से भाग गए थे क्या? एक बड़ा सवाल खड़ा हो सकता था इस अंश को पढ़ने से, शायद इसीलिए उस अंश को ना पढ़ने देने की जिद सत्ता पक्ष के तरफ से दिखी, और शायद इसीलिए हमलावर रहा विपक्ष कि भाई इस अंश को तो हम पढ़कर रहेंगे। आपको क्या लगता है सदन के अंदर जो ये पूरा ड्रामा हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुकुंद नरवणे की इस किताब के बारे में, किताब के इस एक्सर्प्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का जो आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।